Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Meghna and I am your reasoning mentor. So जैसे कि आप सबको पता है, किसी भी एग्जाम का जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसका पिछले साल कैसे क्वेश्चंस आए थे या उससे पहले कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये आज का सेशन में हम लोग यहाँ पे SBI क्लर्क 2021 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एंड इसमें हम रीजनिंग का जो सेक्शन है उसको पूरी तरीके से डिटेल्ड मैनर में सॉल्व करेंगे। सो आप सभी के लिए आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप में से जो भी स्टूडेंट बिगनर हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं इन एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, सो वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पजल है, वीक बेस्ड पजल है। यहाँ पे 7 persons MNOPQR and S go to movies and on different days of the week from Monday to Sunday but not necessarily in the same order. One person goes between S and O and M goes on one of the days before O. अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा पहली लाइन से आप शुरू करते हो। आपको यहाँ पे जो भी फेवरेबल कंडीशन सबसे पहले मिलती है वहां से आप स्टार्ट करते हो। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है S गोज ऑन फ्राइडे एंड P गोज ऑन द सेकेंड डे ऑफ द वीक। अब ये सबसे फेवरेबल कंडीशन है हमारी, तो यहीं से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो एक बार आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन के पहले आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करना है एंड देन आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा। सो आई होप आपने सॉल्व जरूर किया होगा क्वेश्चन को। सो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो वीक है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, मंडे। सो जो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा वही आपको लिखना भी है यहाँ पे। S goes on Friday and P goes on the second day of the week. सेकेंड डे मतलब ट्यूसडे। अब यहाँ पे हमारे पास वन पर्सन गोज बिटवीन S एंड O एंड M गोज ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर O। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास O एक बार यहाँ आ सकता है और एक बार S के बाद O यहाँ आ सकता है। P वैसे का वैसे रहेगा, एक बार S के साथ आपने O पर रखा एक छोड़कर, एक बार आपने नीचे रखा एक छोड़कर। ठीक है, हमने दो अलग अलग केस बना लिए। 3 पर्सन है बिटवीन P एंड R, 3 पर्सन बिटवीन P एंड R है तो R आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इन्होंने ये भी कहा है कि M गोज वन ऑफ द डेज बिफोर O, तो O के कहीं ना कहीं ऊपर के साइड M आना चाहिए। यहाँ पर O के पहले यहाँ पे 1 2 3 पोजीशन है M के लिए। यहाँ पे O से पहले M के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन है, यहाँ पे फिल हो जाएगा। अभी यहाँ नहीं हुआ बट इट्स ओके, हम आगे जाके इसको फिल करेंगे। एंड डज नॉट गो ऑन मंडे और थर्सडे। नंबर ऑफ पर्सन गोज आफ्टर O इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन गोज बिफोर S। तो S से जितने भी पर्सन ऊपर के साइड होंगे उतने ही पर्सन आपके O से नीचे के साइड होंगे। अब S से ऊपर के साइड देखो 1 2 3 4 पर्सन है, क्या O से नीचे के साइड 4 पर्सन है? नहीं, 1 2 3 4 पर्सन है, 1 2 3 4 पर्सन है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो केस है वो यहीं पे कैंसिल आउट हो जाता है एंड दिस वन विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे अभी n का फिल करना है। n ने कहा है कि मंडे और थर्सडे पे n नहीं जाएगा, तो मंडे एंड थर्सडे पे भी नहीं जाएगा, तो n यहाँ चला जाएगा एंड इनमें से एक ही पर्सन यहाँ पे बचा हुआ है विच विल बी एट दिस पोजिशन। तो कौन होगा यहाँ पे? MNOPQRS। ठीक है, तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। इसके बेस पे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। Who among the following goes for the movie just before Q? O है just before Q. P goes for the movie on which of the days? Tuesday. How many persons go for movies after Q? So 1 2 and 3, so answer will be 3. Number of persons go for movie before M is same as number of persons who go for movies after. Okay, so before M जितने भी पर्सन हैं उतने ही किसी के बाद भी हैं, तो बिफोर M काउंट कर लो पहले। तो
बिफोर m आपके पास 0% है, तो आफ्टर n भी 0% होंगे। इफ बिफोर m वी हैव 0, सो आफ्टर n भी हमारे पास 0% है, तो आंसर क्या आएगा? n। Who among the following goes for the movie on Saturday? सैटरडे को कौन गया है? R। R आंसर में आएगा। ओके, सो दिस इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको खुद से सॉल्व करिए। तो आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। What will be the difference between the sum of all even digits and the sum of all odd digits? सिंपल है। अब ऐसे क्वेश्चंस हमको एग्जाम में स्किप नहीं करने हैं। यहाँ पे कहा गया है पहले आपको इवन डिजिट्स का सम निकालना है। दीज आर ऑल इवन डिजिट्स। 8 + 2 + 4 14 + 6 20। इवन का ये हो गया सम। ऑड का क्या हो जाएगा? 1 + 7 8 + 5 13 + 3 16। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा? 16। तो डिफरेंस क्या आएगा? 20 - 16 विल बी 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अल्फान्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 24th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट? जब भी हमारे पास लेफ्ट एंड लेफ्ट पोजीशन से दो पोजीशन आ रही है, दो डायरेक्शन से, तो हम हमेशा कैसे काउंट करते हैं? पर याद रखना है कि यहाँ पे सेम आपके पास सेम चीजों के बारे में पूछा गया है, सिर्फ एलिमेंट के बारे में ही पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 24th माइनस आप क्या करोगे? 6th करोगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट जब भी लेफ्ट होगा सेम अगर डायरेक्शंस होगी और राइट भी होता, तो हम जो पोजीशंस होती हैं उन्हें क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 18। तो यू हैव टू फाइंड आउट द 18th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड। वाई लेफ्ट एंड? क्योंकि जो ये एंड वाली डायरेक्शन होगी वहां से आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो यहां से सिर्फ आपको 18th काउंट करना है। ठीक है, तो 18th काउंट कर लो। 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, 8 + 4 12 + 4 16 20 1 सेकेंड 4 8 12 16 20 20 और यहाँ पे हमारे पास सॉरी 20 यहाँ तक हो गया ना, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 18th एलिमेंट कौन सा है? ये वाला। सो कोई भी आंसर नहीं होगा इसमें। ठीक है, सो हमने क्या करना था? जब भी हमारे पास लेफ्ट प्लस लेफ्ट होगा या राइट और राइट होगा, तो हमारे पास हम हमेशा जो पोजीशन होंगी उनको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट हमने 24 में से 6 किया तो 18 आया। 18th एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना होता है वो वाली एंड से जहां पे जो लास्ट आपके पास गिवन होता है। आपने सिर्फ यहां से 18th को काउंट करना है। ठीक है, तो हमारे पास इतना हो गया। ठीक है, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द गिवन सीरीज। अब ड्रॉप्ड मतलब है आपको जो सीरीज है वापस से फॉर्म नहीं करनी है। आपको ये सीरीज में ये मानना है कि इवन नंबर आप नहीं काउंट करोगे। ठीक है, फ्रॉम द गिवन सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 10th फ्रॉम राइट। तो 10th निकालना है। तो यहाँ से बस सिर्फ आपको इवन डिजिट्स को नहीं काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कौन है हमारे पास 10th पे? 10th पे हमारा O है। आंसर विल बी O। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड। तो वॉवल्स पे आपका यहाँ पे क्या लग रहा है? ऑपरेशन हो रहा है। वॉवल्स पे आपने क्या करना है? इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, कोई भी वॉवल, एंड प्रिसीडेड बाय अ नंबर, प्रिसीडेड बाय अ नंबर। अब हमेशा याद रखना कि जब भी हम ऐसे करके ये ऑर्डर बनाते हैं तो इसमें हम काउंट किसको करते हैं? वॉवल को। बट हमारे पास एक सीरीज के अंदर नंबर ज्यादा विजिबल हो पाते हैं अल्फाबेट से, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि नंबर के पीछे वॉवल, वॉवल के पीछे कॉन्सोनेंट। तो आप सिर्फ ये करके इसमें से काउंट कर लो। जैसे जहां जहां नंबर होगा वहां पर ध्यान दो। नंबर के पीछे वॉवल नहीं है, नंबर के पीछे वॉवल नहीं है, तो काउंट ही नहीं करना। नंबर के पीछे वॉवल नहीं है, नंबर के पीछे वॉवल नहीं है,
नंबर के पीछे वॉवल नहीं है, नंबर के पीछे वॉवल नहीं है, तो किसी भी नंबर के पीछे यहाँ पे वॉवल नहीं आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई आंसर में क्या आएगा, नन। कोई भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, एक बार इसको जरूर ट्राई करिए। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास देयर आर 6 फैमिली मेंबर्स इन अ गैदरिंग A B C D E and F. C is the mother of D and is married to B. C जो है फादर ऑफ D है, ठीक है, C जो है फादर ऑफ D है एंड मैरिड है किससे, B से। तो अगर C फादर है तो B मदर होगी। E is the सिस्टर इन लॉ ऑफ F who is the female। अब देखो यहाँ पे E जो है वो सिस्टर इन लॉ दो तरीके से बन जाएगी, एक तो E मैरिड होगी F के सिबलिंग से, और अगर E जो है वो सिस्टर इन लॉ है तो E आपकी फीमेल होगी। यहाँ पे कहा गया है कि F who is also a female, तो F भी फीमेल है। एक तो E को मैरिड करा के और एक को तो आपके E के सिबलिंग को मैरिड करा के F से, E सिस्टर इन लॉ है, F एक फीमेल है, और इसका मतलब यहाँ पे अगेन एक मेल आएगा। ये हमारे पास दो तरीके हैं E को सिस्टर इन लॉ दिखाने के, तो अभी इसको फिक्स नहीं करेंगे, वहां पे बाद में देखेंगे। A इज द डॉटर ऑफ D, A जो है वो एक D की डॉटर है, D जो है वो E से मैरिड नहीं है, एंड B हैज वन डॉटर एंड वन सन, मतलब B जो है उसका एक डॉटर और एक सन है। अभी यहाँ पे D का जेंडर नहीं पता, तो जरूरी नहीं है कि D वो सन और D जो है वो डॉटर होगी। अब वन सन एंड वन डॉटर बोल दिया है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ दो बच्चे हैं यहाँ पे, एक उनमें से मेल है और एक फीमेल है, तो इसका मतलब एक D का सिबलिंग होगा। आपने फैमिली ट्री के अंदर 1 2 3 4 पर्सन को फिक्स कर दिया है, 6 पर्सन फिल करने हैं, उन 6 में से आपके पास यही दो तो फिल होने रह गए हैं ना, E और F को फिल करना रह गया है, तो सिर्फ E और F को अब इस पोजीशन पे फिक्स करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें एक पर्सन चाहिए है, क्योंकि D का एक सिबलिंग तो होना ही होना चाहिए, दैट इज श्योर। अब यहाँ पे आप कैसे करोगे, E को मैरिड करा सकते हो और F को भी मैरिड करा सकते हो, किसी भी पॉसिबिलिटी को आप यहाँ पे से ले सकते हो। अगर मैंने इसको लिया, बिकॉज मुझे E को मैरिड करा के F का सिस्टर इन लॉ दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे किससे मैरिड हो पाएगा, वो किससे मैरिड हो पाएगा, यहां से भी मैरिड हो सकता है, यहां से मैरिड नहीं हो सकता, बट यहाँ पे से हम नहीं फिल करेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी मुझे एक पर्सन को डालना है, ये प्लस ये जो मेल पर्सन है यहाँ पे भी तो डालना ही पड़ेगा ना आपको। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मुझे एक E और F में से एक ना एक चाहिए, क्योंकि यहाँ पे B के दो बच्चे दिखाने ही पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द कंडीशन, एंड E के साथ यहाँ पे मेल आना चाहिए। तो जो भी पर्सन यहाँ से मैं फिल करने वाली हूँ, अगर मैं E को मैरिड दिखाऊंगी तो वो D से मैरिड निकलना चाहिए, F को मैरिड दिखाऊंगी तो भी वो D से मैरिड निकलना चाहिए। तो इसका मतलब या E और F में से एक साइड आपको यहाँ पे D को रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका D फिक्स हो गया। बट एक चीज आपको पता है कि यहाँ पे कहा गया है D इज नॉट मैरिड टू E, D इज नॉट मैरिड टू E, तो आपके पास D किससे मैरिड होगा, ये वाला रॉन्ग होगा, ये वाला आपका सही होगा। तो इट मीन्स D का यहाँ पे सिबलिंग हो गया E, D मैरिड होगा F से। अब बिकॉज F इज ऑलरेडी अ फीमेल, तो आपके पास D जो है वो एक मेल पर्सन है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक सन हो गया, एक डॉटर हो गई। हमने E को या F को इन दोनों में से ही किसी ना किसी एक को A से क्यों नहीं मैरिड कराया, क्योंकि हम कर सकते थे, बट A से इसलिए मैरिड नहीं कराया। अगर E और F यहाँ पे आ जाएंगे नीचे जनरेशन में, तो आपके पास B के दो तो चाइल्ड आएंगे ही नहीं, एक सन और एक डॉटर कहाँ से भरोगे, 6 मेंबर तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे आप फिक्स करोगे। ओके, F इज रिलेटेड टू A, F किससे रिलेट करेगा, A से, तो F कैसे रिलेट कर रहा है, मदर। हाउ A इज रिलेटेड टू D, डॉटर है। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ A, कौन है इसमें ग्रैंड मदर है, A की B, तो B विल बी माय आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां से हम आगे चलते हैं। आपके सामने एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। आपको एक बार ये खुद से ट्राई करना है, सो आई होप आपने ट्राई जरूर किया होगा वीडियो को पॉज करके। सम ट्रेन्स आर बस, कुछ ट्रेन क्या है, बस है, तो आपके पास सम ट्रेन्स आर बस, नो बस इज मेट्रो, only a few metro are car.
ओके, ओनली अ फ्यू मेट्रोज आर कार। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्या कहा गया है, सम ट्रेन्स आर मेट्रो, कुछ ट्रेन क्या है, मेट्रो है। तो लुक एट द रिलेशन ऑफ ट्रेन एंड मेट्रो। यहाँ पे आपके पास ट्रेन और मेट्रो का कैसा रिलेशन दिख रहा है, आपको पता है जो ये बस है, ये जो पार्ट है वो सारा का सारा मेट्रो से रिलेट कर रहा है, बट किससे, नेगेटिवली कर रहा है, नो से कर रहा है। तो ये पूरा सर्कल आपका मेट्रो से रिलेट कर रहा है, नो के रिलेशन से। इसका मतलब यहां तक का जो आधा पार्ट है, ये जो पार्ट है वो मेट्रो से कैसे रिलेट करेगा, हमें कोई आइडिया, रिलेशन नहीं है, नो डायरेक्ट रिलेशन। किस पार्ट का, जो ये आधा पार्ट इसके अंदर बचा हुआ है, किसके अंदर, ट्रेन के अंदर। ओके, तो सम ट्रेन्स आर मेट्रो रॉन्ग होगा। तो हम अभी यहाँ पे ट्रेन और मेट्रो के बीच में ये वाला जो रिलेशन है वो रॉन्ग करेंगे। यहाँ पे ट्रेन और मेट्रो के बीच में सिर्फ एक ही रिलेशन सही होगा, वो कौन सा होगा, जो ये वाला कॉमन पार्ट डिस्क्राइब करेगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट, ऑल कार कैन बी बस, कुछ कार बस हो सकती हैं क्या, देखो कार ये रहा, बस ये रहा। अब हम यहाँ पे देखेंगे अगेन, कार के अंदर जो है यहाँ पे कॉमन रिलेशन है। अभी यही चीज आपकी इस रिलेशन को भी आपका डिफाइन कर रही है। यहाँ पे देखो इस सर्कल में आपके पास कार का सर्कल ये है और ये पूरा एम का सर्कल, इनमें से एक कॉमन पार्ट है इसके अंदर। इसका मतलब मेट्रो पूरा जो है वो बस नो है, नो का रिलेशन है। तो मेट्रो का जितना पार्ट बचा हुआ है वो सारा बस के साथ नो का ही रिलेशन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे कार के अंदर एक ऐसा पार्ट है, ये कार वाला पार्ट भी है और मेट्रो का भी पार्ट है। तो ये जो पार्ट है वो हमेशा जो है वो इससे नो का रिलेशन दिखाएगा, राइट। सो वी नो दैट देयर आर सम कार which are metro can never be बस, राइट। सो अगर कुछ पार्ट ऐसा है कार का जो कभी भी बस नहीं हो सकती है, दैट्स वाई यहाँ पे ऑल कार तो बस कभी हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लग गया है इंडेफिनिट कंक्लूजन के अंदर, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास दोनों ही इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे से हम आगे चलते हैं। सो ट्राई करेंगे इसको। नो डोर इज टेबल, कोई भी डोर क्या है, टेबल नहीं है। ओनली अ फ्यू वुड आर टेबल, सिर्फ कुछ ही जो वुड है वो टेबल हैं। पर यहाँ पे आपके पास ओनली अ फ्यू है, वुड और टेबल के बीच में ओनली अ फ्यू का जो सिंबल है वो यहाँ बनेगा, क्योंकि ओनली अ फ्यू वुड आर टेबल। ओके, यहाँ पे हमारे पास ऑल वुड आर, ऑल डोर्स आर वुड, ये एक डेफिनेट कंक्लूजन है, तो वी हैव टू बी श्योर। अब यहाँ पे देखो डोर ये रहा, वुड ये रहा, ठीक है। डोर का रिलेशन टेबल से तो है पर वुड से नहीं डायरेक्टली है। तो जितना सर्कल टेबल तक का होगा वहां तक का तो पता है, बट वुड का नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये पॉसिबिलिटी तो सही होती, बट आपका डेफिनेटली वी कैन नॉट से इट। ओके, चलिए यहाँ पे सम डोर आर नॉट वुड, क्या सही होगा, क्या सही होगा, सम डोर आर नॉट वुड, नहीं, ये आपका रॉन्ग होगा। Why it is wrong? Because यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा डोर एंड वुड का, देखो डोर का रिलेशन सिर्फ टेबल से है। यहाँ पे हमारे पास हम ये चीज बोल सकते हैं, इसका ऑपोजिट हम बोल सकते थे, दैट सम वुड आर नॉट डोर, ये हम बोल सकते हैं, बट ये हम नहीं बोल सकते हैं, ये हम फॉर श्योर बोल सकते हैं। वाई इट इज करेक्ट एंड इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे वुड का आधा पार्ट का रिलेशन हमें डेफिनेटली पता है, क्योंकि वो टेबल के अंदर कवर था। जो रिलेशन टेबल शो कर रहा है वही रिलेशन ये वाला पार्ट भी शो करेगा, एंड वो पार्ट वुड्स के साथ कॉमन है, राइट। क्या यहाँ पे आपका कोई ऐसा पार्ट कॉमन है जो वुड में नहीं जा रहा है, नहीं, इसके साथ तो कॉमन है ही नहीं ना, इसके साथ तो नो का रिलेशन है ऑलरेडी, नो नेगेटिव। तो यहां से यहां आपके पास ये वाला रिलेशन रॉन्ग होगा, दोनों ही यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है, बट दिस विल बी करेक्ट। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चलो, ऑल नंबर्स आर नेचुरल्स, सारे नंबर क्या है, नेचुरल हैं। ओनली अ फ्यू नंबर्स आर प्राइम, कुछ ही नंबर जो है वो प्राइम है। तो ओनली अ फ्यू का डायग्राम आप यहाँ पे बना दो। नेक्स्ट देखो इसमें कंक्लूजन्स,
नो प्राइम इज नंबर, कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। पहली बात तो ये डेफिनेट कंक्लूजन है। यहाँ पे देखो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। अब इनके बीच में तो जबकि कॉमन पार्ट है विजिबल, तो ये क्या है, एक बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी, बिल्कुल ऑपोजिट कंक्लूजन है। तो हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सम प्राइम आर नेचुरल, कुछ प्राइम नेचुरल है। आप देख सकते हो नेचुरल और प्राइम के बीच में एक कॉमन एरिया पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ पे ये वाला जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां से हम आगे चलते हैं। If it is possible to make only one four-lettered meaningful word without repetition of any letter with the third, fourth, eighth and 11th, तो third मतलब n, fourth मतलब s, eighth का मतलब है t and 11th मतलब e. Of the word this, which would be the second letter of the new word, तो पहले तो आपको सेकेंड लेटर निकालना है, बट अगर मोर देन वन सच वर्ड बन रहे हैं सो यू हैव टू आंसर एक्स, एंड अगर एक भी वर्ड नहीं बन रहा है तो आंसर करना है वाई। अब यहाँ पे NSTE का हमको यहाँ पे कोई 4 लेटर वर्ड बनाना है, बट हमको हर एक लेटर को एक ही बार यूज करना है। तो सबसे पहले तो नेस्ट ही दिख रहा है हमको, नेस्ट, एक तो सेंट हो गया। तो ऑब्वियसली अभी इससे ज्यादा भी बन सकते होंगे, बट हमारे पास मोर देन वन तो आ चुका है। तो आंसर में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एक्स विल बी द आंसर। तो सबसे सटीक आंसर और सबसे श्योरिटी आपको यहीं पे मिल पाती है जब हम मोर देन वन चूज कर पाते हैं और फटाफट से एक्स निकाल दिया। अब देखो तीन भी भले ही बन जाए जो लेटर वर्ड हैं, आंसर तो एक्स ही होगा। अब यहाँ पे मान लो हम कई बार सिर्फ एक ही पता कर पाते हैं वर्ड, तो जब तक श्योरिटी ना हो कि फिर सिर्फ यही बनेगा तब तक मार्क मत करना, क्योंकि वन वर्ड में हमारे पास एक्स्ट्रा भी तो बन ही सकता होगा। कई बार वो चीज उस टाइम पे दिमाग में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कंडीशन ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम। तो यहाँ पे हमें पेयर ऑफ लेटर निकालना है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो सिंपल ABCD के हिसाब से आपको यहाँ पे फॉर्मेशन करना है। तो इस वर्ड को दोबारा लिख लेते हैं दोनों ही डायरेक्शन में। तो C से देखो DEFGHI, तो C से लेकर I तक आ रहा है, JK नहीं आ रहा, O से लेकर देखो PQRSTU नहीं आएगा, OPQRS नहीं आएगा, D से देखो EFG नहीं आ रहा है, I से देखो IJKLM नहीं, T से देखोगे तो T से कहीं को भी नहीं बनेगा क्योंकि सबसे बड़ा लेटर जो होता है उसका कोई भी पेयर नहीं बनता है। ठीक है, I से देखो JK, O से देखोगे नहीं बनेगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सब खत्म। बैकवर्ड में देखोगे तो NO बन जाएगा, फिर PQRSTUV नहीं बन रहा है, I से देखोगे JKLMNO नहीं बन रहा है, I से दोबारा देखो JKLM नहीं बन रहा है, D से देखो EFG नहीं बनेगा, तो यहाँ पे भी आपका N और O ही बन रहा है। तो देखो एक ये वाला NO अलग था, ये वाला NO अलग है, तो हमारे पास कितने पेयर बन रहे हैं लेटर्स के, 3 पेयर बन रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे चलते हैं। अब आपके सामने एक यहाँ पे क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट है। 8 फ्रेंड्स हैं, आर सिटिंग इन अ रो विद इक्वल डिस्टेंसेस बिटवीन ईच अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। All of them are facing north direction. 2 people sit between E and C. अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए और एक बार ट्राई करिए। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा। फर्स्ट इज 2 people sit between E and C. E sits at one of the end of the row. अब यहाँ पे हमारे पास या तो E इस डायरेक्शन में बैठा होगा और या तो इधर बैठा होगा। अब सिर्फ 8% है, अगर E एंड पे है तो बाकी सब इधर की साइड होंगे। ओके, यहाँ पे E sits at one of the ends, 2 people between E and C, 2 people between E and C. A sits second to right of C, second to right यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। B sits fourth to left of F, F is not an immediate neighbor of C also. अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि F जो है हमारा इमीडिएट नेबर C का नहीं है और B जो है वो फोर्थ टू लेफ्ट है। देखो F के
1 2 3 एंड बी आपका यहाँ पे आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में 3% तो है ही है, और बी जो है वो इस साइड को बैठेगा, लेफ्ट की साइड को, राइट। तो आप एक एक करके चेक करोगे। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि एफ जो है वो नेबर नहीं है सी का, तो ये ध्यान रखना है। अगर आपने एफ यहाँ रखा तो 1 2 3 और बी नहीं आ सकता। आपने अगर एफ यहाँ रखा तो 1 2 3 बी आ सकता है, ठीक है, ये मान लो आपने यहाँ पे रख लिया। बट यहाँ भी तो एफ आ सकता था, अब नहीं नहीं आ सकता क्योंकि एफ सी का नेबर नहीं है। अब यहाँ अगर आप एफ को रखते, जहां पे आपने बी को रखा यहाँ रखते, तो आपके पास बी के लिए कोई पोजीशन खाली नहीं होती, यहाँ भी रखते तो सेम सिचुएशन हो जाता। तो इसका मतलब यही हमारा फाइनल इनका अरेंजमेंट है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप एफ को यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि सी के लिए नेबर नहीं चाहिए, एफ को अगर आप डायरेक्टली यहाँ रख सकते हो बस, और अगर हमने यहाँ रख लिया तो हमारे पास बी के लिए कोई पोजीशन खाली नहीं होगी, तो ये वाला केस यहीं पे रॉन्ग हो गया हमारा। ओके, चलिए नेक्स्ट कहा गया है एच सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी। तो आपके पास डी को यहाँ रखोगे तो एच यहाँ आ जाएगा, डी को यहाँ रखोगे तो एच यहाँ आ जाएगा, दो दो पोजीशन है, आगे पढ़ लेते हैं। डी डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, तो डी जो है वो एंड पे नहीं आ रहा है। अगर आपने डी को यहाँ रखा तो 1 2 एंड थर्ड पोजीशन पे आपका एच आ जाएगा। तो यहाँ पे सारे पर्सन फिक्स हो चुके हैं, सिर्फ एक पर्सन बचा होगा और एक ही पोजीशन बची है, वहां पे उसको रख दो। तो ए बी सी डी ई एफ जी यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सारे इसमें नॉर्थ की ही डायरेक्शन में देख रहे थे, तो आपको एरो में बताने की जरूरत नहीं है, सीधे लाइन आप ड्रॉ करोगे, यू जस्ट नो दैट कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सेट्स इमीडिएटली टू राइट ऑफ एफ, राइट ऑफ एफ आपके पास कौन बैठा है, जी बैठा है। Who among the following sits second from left and second from left कौन बैठा है, 1 and 2, सेकेंड बैठा है H, आंसर आएगा H। How many people between C and B, C और B के बीच में कितने पर्सन दिख रहे हैं आपको, 0%, तो आंसर में क्या आ जाएगा, none of these, क्योंकि 0 में लिखा नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल पर्सन्स, ठीक है, if all persons are made to sit in alphabetical order from left to right, then how many will remain unchanged as compared to their original position। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा पर्सन अपनी सेम पोजीशन पे होगा अगर हम उन पर्सन्स के नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स किस तरह सेट करेंगे। तो हमने अगर ए रखा, बी रखा, सी डी ई एफ जी एंड एच, तो कोई भी अपनी पुरानी पोजीशंस पे नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या होगा हमारा, नन ऑफ दीज, 0 है तो नन ऑफ दीज। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर सेम इन अ सर्टेन वे, आपको वो बताना है जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। ई और एच को देखेंगे, बी और सी को देखेंगे, तो ई और एच नेबर दिख रहे हैं, बी और सी भी नेबर दिख रहे हैं। डी और सी एफ एच, डी और सी भी नेबर दिख रहे हैं, इसका मतलब रिलेशन जो है वो हमारा नेबर वाला रिलेशन है। एंड एफ एंड एच का जो रिलेशन है नेबर्स नहीं है, तो ये वाला हमारा क्या होगा, डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारा उसमें ए और एफ है, तो ए और एफ भी नेबर्स है, तो एफ एंड एच विल बी द डिफरेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं, आपके सामने एक पजल रखी हुई है, आपको इसको सॉल्व करना है। 8 पर्सन है हमारे पास, डिलीवर लेक्चर्स ऑन ईदर द 8th और 19th ऑफ 4 डिफरेंट मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल and July, not necessarily in the same order. Not more than 2 person will give a lecture in a month, only 1 person will deliver a lecture in a day। तो आपके पास ये मंथ प्लस डेट बेस्ड का पजल है, हर एक डेट के सामने एक एक पर्सन आपका अरेंज आपको करना है। तो टोटल 8 पर्सन में आपकी 8 अरेंजमेंट 8 टेबल बन जाएगी। ओके, तो ट्राई करिए इसको एक बार खुद से। सो आई होप आपने ये ट्राई जरूर किया होगा। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। हमारे पास जो डेट है क्या क्या है, 8th एंड 19th की, तो 8th 19 A delivers his lecture on
the 8th of a month which has only 31 days but not मार्च। तो यहाँ पे आपको पता है मार्च में भी 31 डेज होते हैं, बट उसने मना कर दिया कि मार्च में नहीं आएगा। तो मार्च के अलावा 31 डेज एक जुलाई में हो गए और एक 31 डेज आपके जनवरी में हो गए। तो ए या तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ तो फिर यहाँ आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, E delivers the lecture immediate after B. Only 3 lecture were delivered between A and B. तो हमने A से 2 केस रख लिए यहाँ पे। तो A के अकॉर्डिंग हम B को बिठा सकते हैं, इनके बीच में सिर्फ 3 लेक्चर हुए। तो यहाँ पे 1 2 3 आपका B यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 B यहाँ पे आ जाएगा। ओके, B के इमीडिएट ऊपर क्या बोला है, E delivers immediate after B. तो B के इमीडिएट नीचे आपके पास E आ जाएगा इस तरीके से। Only 2% between F and C and C is not the last one. तो C यहाँ पे नहीं आएगा और F और C में हमारे पास 2 persons आने चाहिए। देखो अब F और C यहाँ रखोगे तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। एक और कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे तो F और C नहीं आएगा, यहाँ पे भी रखोगे तो F और C नहीं आएगा। मतलब 2 persons को छोड़ के F और C की सिर्फ यही पोजीशन यहाँ पे खाली पड़ रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ अलग अलग जगह पे रखोगे, अगर आप F को यहाँ रखोगे या C को किसी को भी रखते हो तो F नहीं आ सकता। F को यहाँ रखोगे तो C नीचे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी E था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर F और C में से एक को यहाँ रखा तो दूसरा यहाँ आ सकता है, राइट। एक को यहाँ रखा तो 1 2 3 यहाँ पे नहीं आ सकता है। अगर एक को यहाँ रखा तो दूसरा यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पे 2 पोजीशन बन रही है F और C की। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको रेस्ट कर देते हैं कि छोड़ देते हैं। लेट्स सी कि अगर आगे चल के कुछ समझ में आ रहा है तो नंबर ऑफ पर्सन्स गिव लेक्चर्स आफ्टर E सेम एज नंबर ऑफ पर्सन्स लेक्चर बिफोर F। तो कह रहा है कि E के बाद जितने भी पर्सन होंगे उतने ही आपके F के पहले होंगे। तो ऐसा करते हैं F को रख ही लेते हैं क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फटाफट से हमारा E भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगर एक बार F को यहाँ रखा तो C यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि C जो है वो लास्ट में नहीं हो सकता, बोला है उसने वहां पे। B ऑलरेडी था, E ऑलरेडी वहीं पे था, A पहले से था, ठीक है। तो ये हमने पहले से ही रख दिए। अब आपको एक बार यहाँ पे F रखोगे या C रखोगे तो आपके पास ऊपर आ जाएगा। तो F और C आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। G and C give their lectures in the same month और D gives the lecture before H। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, उसने कहा है E के नीचे 1 और 2 है आपके पास, 1 और 2 है। अगर मैंने F यहाँ रखा तो F के ऊपर तब भी आपके पास 2 नहीं आएगा, F को यहाँ रखोगे तब भी आपके ऊपर 2 नहीं आएगा। मतलब है अगर E के नीचे 2 हैं तो F के नीचे F यहाँ पे होना चाहिए था, विच इज रॉन्ग। तो ये आपका रॉन्ग हो चुका है। नेक्स्ट देखो, अगर E यहाँ पे है 1 2 3 4, अगर यहाँ पे इसके नीचे हैं तो F के ऊपर भी 1 2 3 4 होने चाहिए थे, जबकि 4 से ज्यादा दिख रहे हैं, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। E के नीचे 1 2 3 4 दिख रहे हैं तो F के ऊपर भी 4 होने चाहिए। तो आपके पास F कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। तो F की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो हम ऐसा करते हैं, F को इसी पोजीशन पे फिक्स कर देते हैं और C को ऊपर फिक्स कर देते हैं। तो F आपका यहाँ आ जाएगा एंड C आपका यहाँ आ जाएगा। कंप्लीट। उसने कहा है C और G सेम मंथ वाले होंगे, तो C और G में G आपका यहाँ पे आ जाएगा। D जो है वो पहले देगा लेक्चर, तो D और H ऐसे आ जाएंगे। D पहले के मंथ में है तो ऊपर की साइड D और नीचे की साइड H। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है। ओके, चलिए यहां से आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। हु डिलीवर्स द लेक्चर ऑन 19th अप्रैल। तो 19th अप्रैल को यहाँ पे लेक्चर कौन देता है, D देता है। आंसर विल बी D। हाउ मेनी लेक्चर्स वर डिलीवर्ड आफ्टर C। तो आफ्टर C 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितने हैं, 6। हु डिलीवर ऑन 8th मार्च। 8th मार्च आपके पास B है। हाउ मेनी पर्सन्स डिलीवर लेक्चर बिटवीन B एंड F। तो B और F के बीच में 1 पर्सन है ओनली। हु अमंग द फॉलोइंग डिलीवर लेक्चर इमीडिएट आफ्टर D। D के इमीडिएट आफ्टर कौन है, A है। तो आंसर में क्या आ जाएगा, A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको आपको ट्राई करना है। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। फटाफट से हम इसको क्या करते हैं, इसको ट्राई कर लेंगे। हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं एक सेट पे बेस्ड। तो हमने जैसे लिख दिया इसको, वेदर इज
गुड, इट इज रेनिंग। फटाफट से हमने सारे सेंटेंसेस को लिख लिया। रेनिंग वेरी नाइस, वेदर रिपीट हो रहा है, इज रिपीट हो रहा है, एंड बामी। ये हो गया। अब आपके पास यहाँ पे क्या बचता है, जो जो आपके वर्ड्स थे वो रिपीट हो रहे हैं, वो उनके कोड भी रिपीट हो रहे होंगे। इस तीनों स्टेटमेंट्स में रिपीट हो रहा है। एक मिनट, इसमें 4 स्टेटमेंट्स हमारे पास। फोर स्टेटमेंट, वेदर डैश इज यहां नहीं है, वेदर डैश और यहाँ पे बामी। अब हम चारों स्टेटमेंट देखेंगे। देखो, इस सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, किस किस स्टेटमेंट में हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ में हो रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ में एक कोड आपका रिपीट हो रहा होगा। क्या हो रहा है, के यू एंड के यू, तो के यू इसका हो गया। अब वेदर का देखो, वेदर का फर्स्ट एंड फोर्थ में है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ में आर जेड आपका रिपीट हो रहा है, तो आर जेड आपका यहाँ पे हो गया। अब अकेला गुड बचा है, तो अकेला कोड भी यहाँ पे इस स्टेटमेंट में बचा हुआ, एस टी, इसको मिल गया। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में रेनिंग रिपीट हो रहा है सेकंड एंड थर्ड में, तो इन दोनों में रेनिंग के लिए WP रिपीट हो रहा है। अब इट अकेला बचा है, तो इट के लिए एक ही कोड बचा होगा। देखो, KU और WP तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ET विल बी आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वेरी एंड नाइस, दोनों कहीं भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, एंड दोनों जो वर्ड है हमारे एक ही स्टेटमेंट में रिमेनिंग है। तो अभी यहाँ पे आपके पास क्या होगा, इनके लिए UK और VN, दोनों का कोई भी स्पेसिफिक कोड अभी नहीं पता। नेक्स्ट, बामी अकेला बचा हुआ है, तो यहाँ पे इसके लिए आपका एक कोड भी अकेला ही बचा होगा, विच इज AP। तो आपके पास इसका कोड ये हो गया। ठीक है, तो ये सारे कोड हमने पता कर लिए। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द पॉसिबल कोड ऑफ वेरी। तो वेरी का आप देख सकते हो, या तो UK होगा या तो VN होगा। तो या तो UK सॉरी, और या तो VN, तो इधर A और B विल बी माय आंसर। क्यों इधर A और B चूज करते हैं हम, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। तो या तो आपके पास UK हो सकता है या तो VN हो सकता है, तो इसलिए हम E ऑप्शन को चूज करेंगे। व्हाट इज द कोड फॉर इट इज बॉमी। तो आपके पास यहाँ पे इट का ये रहा, इसका ये रहा और इसका ये रहा, तो यहाँ पे हमारे पास ETKU एंड AP कोड के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अब इनका सीक्वेंस कुछ भी हो, बट ये सारे प्रेजेंट होने चाहिए। AP है, KU है और ET किस में है, ये सिर्फ आपके पास C ऑप्शन में है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कोड फॉर वेदर। वेदर का कोड क्या है, यहाँ पे वेदर का कोड है RZ, आंसर विल बी RZ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे से। आपके सामने एक और पजल है। 8 people buy different items but not necessarily in the same order। चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर किया होगा। 2 people buy items between P and S। P और S के बीच में 2 पर्सन है, T और Q के बीच में 1 पर्सन है। P और Q के बीच में 2 पर्सन, T और Q के बीच में 1 पर्सन। At least 2 person buy after, ओके, T buys an item before Q। तो T जो है वो पहले है Q से, और एटलीस्ट 2 people buy after Q भी है। देखो, अगर मेरे पास टोटल 8 पर्सन है, राइट, और अगर मैंने यहाँ पे T जो है वो पहले Q से बाय करता है और उनके बीच में 1 पर्सन जो आइटम है वो बाय करेगा, तो यहाँ पे आपके पास Q के नीचे जो है वो एटलीस्ट 2 होने चाहिए। एटलीस्ट 2 का मतलब इट कैन बी 2 पर्सन बिलो Q, इट कैन बी 3 पर्सन बिलो Q, 4 पर्सन, 5 पर्सन, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट। तो अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा, देखो यहाँ पे 3 people बाय आइटम्स बिटवीन V एंड Q भी है। तो ऐसा करते हैं, V और ये Q से हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब एक के बाद आएगा तो नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
सपोज आपने कहा कि Q जो है वो नीचे नहीं रख सकते क्योंकि Q से नीचे जो है वो एटलीस्ट 2% तो रहने चाहिए, तो Q का जो हम स्टार्टिंग पोजीशन है वो यहाँ से बनाएंगे, बिकॉज एटलीस्ट 2 शुड बी बिलो Q। अब यहाँ पे T यहाँ होगा, V और Q के बीच में 3 पर्सन्स भी हैं, V और Q के बीच में 3 पर्सन है, तो 1 2 3 V आपका यहाँ आ जाएगा। ओके, दे आर सेइंग दैट V नीदर बाय एट फर्स्ट नॉर एट लास्ट, तो V जो है वो ना ही फर्स्ट है ना ही लास्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास यही अरेंजमेंट करेक्ट होगी, बिकॉज अगर मैं Q को यहाँ रखूंगी तो V ऊपर आ जाएगा, विच इज रॉन्ग हेयर, तो आपके पास एक ही पोजीशन बन गई। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे से the number of persons buy items before T same as after W, तो before T 1 2 3 दिख रहा है, तो after T भी after W भी आपको यहाँ पे 3 दिखने चाहिए। 1 सेकेंड, ओके, तो यहाँ पे हमें ये कहा था कि 3 people buy items between V and Q, ओके, ये वाला था जो हमारा 3 persons, राइट, तो हमारे पास जरूरी नहीं है कि जो V है वो Q के ऊपर ही होगा, है ना, वो तो नीचे भी हो सकता था, तो हमको यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा नेक्स्ट पोजीशन। तो अगर Q यहाँ पे आता तो 1 2 3 V नीचे नहीं आ सकता, 1 2 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये तो रॉन्ग था, ये तो रॉन्ग था, बट Q को यहाँ भी तो रख सकते हो, Q को आप यहाँ भी रख सकते हो, ठीक है, तो आपके पास अगर Q यहाँ आता है तो क्या V आ सकता है, बिल्कुल V आपका आ सकता है, बट अगेन उसने क्या कहा कि V जो है वो लास्ट और फर्स्ट नहीं है, तो V जो है यहाँ पर भी नहीं आएगा। इसका मतलब Q की ये दोनों पोजीशन तो कैंसिल आउट हो गई, Q हम यहाँ पे भी रख सकते थे और यहाँ पे हम रख देंगे, तो T आपका यहाँ पे अभी भी करेक्ट है, ठीक है। अब यही हमारी लास्ट पॉसिबिलिटी है, या तो ये या तो ये। अब यहाँ पे Q यहाँ है तो V आपका इजीली यहाँ आ जाएगा, एंड इट इज नॉट द लास्ट वन, तो ये दो केस हमने बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ये दो केस हमें बनाने पड़ेंगे, ओके, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन था कि T जो है वो आइटम पहले लेके आता है Q से, दैट्स वाई T को हम अरेंज कर सकते थे। V का कुछ पता नहीं था, V के और U के बीच में सिर्फ 3 पर्सन से, वो नीचे के साइड भी हो सकता था, वो ऊपर की साइड भी हो सकता था, ओके। चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास लिखा गया है T से ऊपर की साइड जितने भी होंगे उतने ही हमारे W से नीचे की साइड होंगे। अब यहाँ से देखेंगे T से ऊपर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो W से नीचे भी आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, तो W आपका यहाँ हो गया। नेक्स्ट आपके पास T से ऊपर 3 लोग हैं, तो W के नीचे 3 लोग कैसे दिखते अगर W यहाँ होता, बट आपके पास ऑलरेडी Q है, तो इट मीन्स ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है 2 people buy between W and P, W और P के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 and 2 P आपका यहाँ आ जाएगा। P अगर आ गया तो S भी यहाँ आ जाएगा इजीली, क्योंकि नीचे तो जगह है ही नहीं। R जो है वो U से पहले बाय करता है, तो R will be at this position, U will be at this position, okay, so this is the correct answer। चलिए इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। Who among the following buy the item at first? T, आंसर क्या आएगा, T आएगा। How many persons buy items after U? U के बाद कितने हैं, 1 and 2 persons after U, तो 2 पर्सन आपके ये हो गए, ओके। How many persons buy items between R and W? R और W के बीच में 1 2 and 3 पर्सन R और W के बीच में, ये हो गया, ठीक है, तो इतना हमने आंसर कर दिया। नेक्स्ट आपके सामने है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, इसमें कहा गया है E ग्रेटर B है, तो E देखो ये रहा E और ये रहा B, ये इसको यहां से लेकर यहां करेंगे तो E ग्रेटर C निकल जाएगा, C से B की तरफ जाओगे तो C ग्रेटर B भी चला जाएगा, तो फटाफट आपने दिमाग से सोचना है, E से C गए, C से B गए इजिली, ये वाला साइन बीच में आ रहा है, तो किसको मिलेगी प्रेफरेंस, प्रेफरेंस इसी को मिलेगी, तो आंसर में क्या आ जाएगा, E ग्रेटर B। नेक्स्ट देखिए D ग्रेटर C, तो D से E तक गए, E से F, F से C, तो ग्रेटर वाले सिंबल को मिलेगी प्रेफरेंस, तो बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं, स्टेटमेंट M है और M to X जाना है, M से लेकर X तक आप इजीली जा सकते हो, एंड ये सिंबल अगर बीच में आ गया तो प्रेफरेंस इसी को मिलेगी, M ग्रेटर X करेक्ट हो गया। N से S की तरफ जाएंगे तो N से S की तरफ X तक तो चलेगा, बट यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आगे रास्ता क्लोज हो गया है, तो ये आपका रॉन्ग है, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ओके। चलिए, सो हमने यहाँ पे कंप्लीट 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, सो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू एंड दिस एक्सप्लेनेशन इज गोइंग टू हेल्प यू, कि आपको यहाँ पे एक कंप्लीट 35 क्वेश्चंस का एक सेट मिल गया और आपको खुद से एक बार इसको सॉल्व करना है,
ठीक है, ताकि आप ये समझ पाओ कि इस लेवल के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो टाइम, बट ये याद रखिएगा 20 मिनट्स का टाइम भी है, नॉट कंप्लीट टाइम। ओके, चलिए हमने यहाँ पे सारी चीजें सॉल्व कर ली हैं और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके सामने ये टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपके 15,000 क्वेश्चन से ज्यादा इंक्लूड किए गए हैं एंड ये टेस्ट सीरीज आपके दोनों ही एग्जाम को कैटर करने वाली है, पीओ भी एंड क्लर्क भी। ठीक है, और इसमें आपका प्री और मेंस दोनों कवर हो रखा है। इसके अंदर आपको हर एक चैप्टर वाइज मतलब हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलने वाला है, करंट अफेयर एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं, सेक्शनल टेस्ट आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी इसमें आपके पास 80% ऑफ चल रहा है एंड दिस इज द प्राइस ऑफ दिस टेस्ट सीरीज हेयर। ठीक है, सो आप में से जो भी पर्सन जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करी है और आप लोगों ने अभी तक कंसिडर नहीं किया है, ठीक है, और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो अभी टाइम टेबल के साथ नहीं चल रहे हैं, डिलीजेंटली नहीं पढ़ रहे हैं, टेस्ट से आप लोग डिमोटिवेट फील कर रहे हो तो दे ही नहीं रहे हो, देखो मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, दैट आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो आप में से जो भी पर्सन है और अगेन आप अपनी स्मूथ करना चाहते हो अपनी प्रिपरेशन को, सो यू कैन बाय दिस, यू कैन जॉइन अस इन दिस टेस्ट सीरीज। सो अभी इसका कॉस्ट प्राइस ये है, तो जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो सो यू कैन बाय इट। सो आपको ये वाला कोड जो है वो यूज करना है, SBI 8 और 0। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये 80% का इसमें डिस्काउंट मिलता है। ओके, चलिए सो ये सारा इसके टेस्ट सीरीज के अंदर है। सो आई होप आप ये सारी चीजें कवर करोगे और टेस्ट जरूर दोगे। किसी भी एक चैप्टर को कंप्लीट करते हो तो उसमें ये जरूर एनालाइज करिए कि आप उसको टाइम पे खत्म कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज प्रीलिम्स में आपके 20 मिनट्स मिलते हैं और वो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही, आपको नेक्स्ट सेशंस मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होंगे। सो आई होप आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम।